नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक ऐतिहासिक अदालती फैसले की गहराई में उतर रहे हैं। इसने हमारे मौलिक अधिकारों, खासकर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, पर्सनल लिबर्टी, उसकी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। मामला है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुख्य अंश है और देखिए, हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे इस एक केस ने अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, उसको अनुच्छेद 14 मतलब समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 जो अलग अलग स्वतंत्रताएं देता है, उनसे कैसे जोड़ दिया, और साथ ही विदेश यात्रा के अधिकार और एक निष्पक्ष, फेयर कानूनी प्रक्रिया पर इसका क्या असर पड़ा। जरा सोचिए, अगर सरकार सिर्फ इतना कहकर कि आम जनता के हित में है, आपका पासपोर्ट जब्त कर ले और कारण भी ना बताएं, कैसा हो सकता है? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो मामला शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 10(3)(c) का इस्तेमाल किया और मेनका गांधी का पासपोर्ट आम जनता के हित में जब्त कर लिया। और मजे की बात ये कि शुरुआत में धारा 10(5) का हवाला देकर उन्हें कारण बताने से भी इनकार कर दिया गया। अच्छा, बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति के पासपोर्ट का मामला नहीं था। इसने मौलिक अधिकारों की जो व्याख्या है ना, खासकर अनुच्छेद 21, उसके दायरे पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी थी। सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि क्या सरकार की ये शक्ति इतनी असीमित है? क्या वो कुछ भी कर सकती है? सही कहा। और चुनौती यही थी कि क्या सरकार की ये कार्रवाई मनमानी थी, आर्बिट्रेरी थी। और अनुच्छेद 21 में जो लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, क्या उसका मतलब कोई भी प्रक्रिया है, बस कानून बना दिया हो गया? या फिर वो प्रक्रिया उचित और न्यायपूर्ण, मतलब फेयर और जस्ट होनी चाहिए? हाँ। और विदेश जाने के अधिकार का क्या वो मौलिक अधिकार है? बिल्कुल। यहीं पर कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के दायरे को, उसके स्कोप को बहुत स्पष्ट किया। पहले का एक केस था सतवंत सिंह साहनी केस। हाँ, सुना है। कोर्ट ने उसी फैसले को दोहराया और कहा कि अनुच्छेद 21 में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता शब्द है वो बहुत व्यापक है, बहुत वाइड है। इसमें सिर्फ शारीरिक कैद से आज़ादी नहीं है, इसमें विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है। ये नहीं कि बस अरेस्ट नहीं हुए तो स्वतंत्रता है, बाहर जाना भी इसका हिस्सा है। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई। मतलब विदेश जाना भी जीवन के अधिकार का हिस्सा मान लिया गया। और फिर वो जोड़ी वाली बात आई अनुच्छेद 14, 19 और 21 के आपसी रिश्ते की। पहले तो एक गोपालन वाला केस था ना? हाँ, गोपालन केस। उसमें तो मानते थे कि ये सब अलग अलग हैं, जैसे पानी बंद डिब्बे हों, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। बिल्कुल, पहले यही सोच थी कि ये अधिकार अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। अगर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है तो बस वही देखा जाएगा, 19 या 14 का क्या हुआ वो नहीं। लेकिन पहले आरसी कूपर केस आया और फिर इस मामले में मेनका गांधी केस में कोर्ट ने ये जो पारस्परिक अनन्यता थी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी, इस सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे मौलिक अधिकार एक ही संरचना का हिस्सा है, जुड़े हुए हैं। इसका सीधा मतलब ये निकला कि अब अनुच्छेद 21 के तहत अगर कोई कानून बनता है या कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसे अनुच्छेद 14 यानी समानता और गैर मनमानापन, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, और अनुच्छेद 19 यानी जो स्वतंत्रताएं हैं उनकी कसौटी पर भी खरा उतरना होगा। अच्छा, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया है। वो प्रक्रिया खुद भी उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए, रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। और कोर्ट ने यह भी कहा कि मनमानापन, आर्बिट्रेरीनेस, वो तो समानता का दुश्मन है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। और इसी उचित प्रक्रिया का, फेयर प्रोसीजर का एक बहुत अहम हिस्सा होता है सुनवाई का मौका, है ना, जो इस मामले में नहीं मिला था। उन्हें तो पासपोर्ट जब्त करने से पहले सुना ही नहीं गया। बिल्कुल सही। यहीं पर नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है, ऑडी अल्टरम पार्टेम यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो, वो सामने आया। कोर्ट ने माना कि पासपोर्ट एक्ट में भले ही साफ साफ लिखा ना हो, सुनवाई का अधिकार निहित है, इम्प्लाइड है। अच्छा, लिखा नहीं है फिर भी माना जाएगा? हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये इतना बुनियादी सिद्धांत है कि इसे मानकर चलना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कभी बहुत तात्कालिकता हो, कोई अर्जेंसी हो, जैसे किसी को देश छोड़कर भागने से रोकना है, तो शायद फैसले से पहले डिटेल्ड सुनवाई ना हो पाए, लेकिन फैसले के फौरन बाद पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, उसका मौका जरूर देना होगा।
प्रशासनिक फैसलों में भी ये निष्पक्षता जरूरी है। तो जो हमने शुरू में सोचा था कि बिना कारण बताए, बिना सुने पासपोर्ट जब्त हो जाए, कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लागू होगा। बिल्कुल। लेकिन वो आधार क्या था जो सरकार ने दिया था? आम जनता के हित में? ये तो बड़ा अस्पष्ट सा लगता है, इन पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, ये सवाल भी उठा। कोर्ट ने माना कि ये वाक्यांश आम जनता के हित में ये अपने आप में असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि ये अनुच्छेद 19(5) में भी इस्तेमाल होता है स्वतंत्रताओं पर रोक लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि जब सरकार इस आधार का इस्तेमाल करे तो उसे दिखाना होगा कि पासपोर्ट जब्त करने के कारणों का वास्तविक जनहित से एक स्पष्ट संबंध है, एक नेक्सस है। मतलब सिर्फ कह देना काफी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार को ये बताना होगा कि वो कौन सा जनहित है और इस पासपोर्ट को जब्त करने से वो हित कैसे सध रहा है। एक तर्कसंगत ताल्लुक होना चाहिए और इस पर अदालत समीक्षा कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और सरकार ने जो शुरुआत में कारण बताने से इनकार कर दिया था, उसका क्या हुआ? देखिए, कानून में धारा 10(5) में ये प्रावधान है कि कुछ खास मामलों में, जैसे देश की सुरक्षा वगैरह, सरकार कारण बताने से इनकार कर सकती है। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में इसके इस्तेमाल की आलोचना की, खासकर इसलिए क्योंकि सरकार ने बाद में कोर्ट में तो कारण बता ही दिए थे। हाँ, ये तो है। तो कोर्ट ने कहा कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत पता चलती है। कारण छिपाने की जो शक्ति है वो बेलगाम नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एक और सवाल भी था शायद, क्या पासपोर्ट जब्त करने से उनकी बोलने की आज़ादी, अनुच्छेद 19(1)(a) या कोई पेशा वगैरह करने की आज़ादी 19(1)(g), उसका भी उल्लंघन हुआ? हाँ, ये तर्क भी दिया गया था। कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर समझाया। कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार सीधे तौर पर अनुच्छेद 19(1)(a) या (g) का हिस्सा नहीं है, ये अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। अच्छा। लेकिन अगर पासपोर्ट जब्त करने का सीधा और जरूरी नतीजा, डायरेक्ट एंड इनेविटेबल कॉन्सिक्वेंस, ये होता है कि इन स्वतंत्रताओं में रुकावट आती है। मान लीजिए कोई पत्रकार है, उसे रिपोर्टिंग के लिए विदेश जाना है और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, तो यहाँ सीधा असर उसके पेशे पर और शायद बोलने की आज़ादी पर भी पड़ रहा है। हाँ, समझ गया। तब उस पासपोर्ट जब्ती के आदेश को अनुच्छेद 19 के तहत जो उचित प्रतिबंधों की शर्तें हैं, जैसे लोक व्यवस्था, सुरक्षा, नैतिकता वगैरह, उनको पूरा करना होगा। लेकिन इस खास मामले में, मेनका गांधी के केस में, कोर्ट को उस समय ऐसा कोई सीधा और जरूरी संबंध नजर नहीं आया था। तो फिर अंत में मेनका गांधी के पासपोर्ट मामले का क्या हुआ? आदेश रद्द हुआ या नहीं? देखिए, क्योंकि शुरुआत में सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था, इसलिए जो शुरुआती आदेश था वो प्रक्रिया के लिहाज से त्रुटिपूर्ण था, डिफेक्टिव था। लेकिन जब सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने अदालत में यह आश्वासन दिया या अंडरटेकिंग दी कि उन्हें सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा और कारण भी बताए जाएंगे। अच्छा, सरकार मान गई? हाँ, एक तरह से। तो कोर्ट ने माना कि जो प्रक्रियात्मक कमी थी, प्रोसीजरल डेफिशिएंसी, वो इस आश्वासन से दूर हो गई है। इसलिए कोर्ट ने औपचारिक रूप से वो जब्ती का आदेश रद्द नहीं किया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कोर्ट ने कानून के इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित कर दिए जिनकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो इस सारी बातचीत का, इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? क्या सार निकलता है? यही कि इस एक केस ने अनुच्छेद 21 को देखने का हमारा नजरिया ही मौलिक रूप से बदल दिया। ये सिर्फ एक नेगेटिव कवच नहीं रहा कि सरकार ये नहीं कर सकती, बल्कि ये एक सकारात्मक अधिकार बन गया जो राज्य से, सरकार से एक उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत प्रक्रिया की मांग करता है। बिल्कुल। और इसने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को आपस में जोड़ दिया। ये सुनिश्चित किया कि स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली कोई भी सरकारी कार्रवाई तर्कसंगत हो, मनमानी न हो। हाँ। तो मुख्य बातें जो याद रखनी चाहिए: पहली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत व्यापक है, इसमें विदेश यात्रा भी शामिल है। दूसरी, कोई भी प्रक्रिया जो स्वतंत्रता को सीमित करती है वो निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए, मतलब ड्यू प्रोसेस जैसा कुछ। राइट। तीसरी, मौलिक अधिकार अलग थलग द्वीप नहीं है, वो सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को ताकत देते हैं। चौथा, नैसर्गिक न्याय यानी सुनवाई का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। और पांचवा, कार्यपालिका का विवेक, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर, वो निरंकुश नहीं है, उस पर अदालतों की नजर रह सकती है। अंतिम विचार देखिए, इस केस ने ये तो तय कर दिया कि प्रक्रिया सिर्फ नाम के लिए नहीं होनी चाहिए, वो असली और निष्पक्ष होनी चाहिए।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन एक सवाल शायद सोचने लायक है, जो आज भी प्रासंगिक है। क्या किसी अधिकार के हनन के बाद में दी गई सुनवाई, जैसे इस केस में हुआ, उस शुरुआती नुकसान की पूरी तरह भरपाई कर सकती है? खासकर तब जब सरकार कहे कि हमें तुरंत एक्शन लेना था, अर्जेंसी थी। क्या ये संतुलन हमेशा सही बैठता है? ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कानूनी सुरक्षा उपाय होने के बावजूद उनका जमीन पर असर क्या होता है, और क्या उनके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।